हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गार्गी मिश्रा और हम तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन 2025 की। आज है हमारा डे 14 और हमने डे 13 में पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंस सर्विसेज के बारे में और रेफरेंस बुक्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं इनके बारे में। ज्योग्राफिकल रेफरेंस बुक तक हमने जानकारी प्राप्त की थी और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे निर्देशिका। तो आगे बढ़ते हैं। निर्देशिका डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज क्या होते हैं? डायरेक्टरीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ होते हैं जो किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से संबंधित होते हैं। उसमें उस संस्था से रिलेटेड व्यक्ति का पूरा नाम, पता, एड्रेस वगैरह दिया जाता है और ये दो प्रकार के होते हैं। निर्देशिका दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संस्थागत निर्देशिका, संस्थागत निर्देशिका, और दूसरा होता है व्यक्ति संबंधित निर्देशिका, व्यक्ति संबंधित निर्देशिका। ओके। अब संस्थागत निर्देशिका क्या होते हैं? कोई भी संस्था, कोई भी ऑफिस, कोई भी कार्यालय अपनी संस्थागत डायरेक्टरी या निर्देशिका जारी करता है। मान लीजिए कि आप सचिवालय के किसी भी विभाग में हैं या विधानसभा में हैं या फिर आप सरकार, केंद्र सरकार किसी भी अंग में हैं आप, तो एक संस्थागत निर्देशिका जारी होती है जिसमें उस संस्था से रिलेटेड जो भी व्यक्ति होते हैं उनका नाम, फ़ोन नंबर, पता वगैरह सारा चीज़ होता है और उस जिला के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उसमें नंबर होता है। तो इसको हम कहते हैं संस्थागत निर्देशिका। ये किसी संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। जो व्यक्ति संबंधित निर्देशिका होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष की उसमें जानकारी होती है। वो किसी संस्था से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो व्यक्ति विशेष की जानकारी होती है कि उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर क्या है। और पहले आपको याद होगा कि टेलीफोन डायरेक्टरीज आती थी, वो इस व्यक्ति संबंधित निर्देशिका का ही उदाहरण है। इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। ऑल इंडिया टेलीफोन डायरेक्टरी, ऑल इंडिया टेलीफोन डायरेक्टरी। ओके, ऑल इंडिया टेलीफोन डायरेक्टरी। तो ये हमारी हो गई निर्देशिका जिसके में आप किसी से कैसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, वो नंबर वगैरह इसमें होता है, एड्रेस वगैरह। इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। निर्देशिका के बाद है वार्षिकी एवं पंचांग। वार्षिकी एवं पंचांग। जिसको हम बोलते हैं ईयरबुक, ईयरबुक एंड अलमांसेस, मांस। अब ये देखिए वार्षिकी और पंचांग क्या होता है। वार्षिकी एक ऐसा संदर्भ ग्रंथ है, जैसे आपने यूरेका ईयरबुक देखी होगी, यूरोपा ईयरबुक, और या फिर मनोरमा आती है एक ईयरबुक, इंडिया 2020, इंडिया 2025 ऐसे करके इंडिया नाम की एक बुक आती है। वो सब वार्षिकी का उदाहरण है। उसमें क्या होता है ना कि पिछले पिछले एक साल में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, मान लीजिए अगर किसी राष्ट्र को हम लेके चलते हैं तो उस राष्ट्र में किसी भी क्षेत्र में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो वार्षिकी में उसका पूरा का पूरा ब्यौरा होता है। यानी कि अगर हम अभी 2025 में वो छप रही है किताब, इट मीन्स कि 2024 में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनका पूरा का पूरा ब्यौरा होता है वार्षिकी में। जबकि जो पंचांग है ना, उसमें आने वाले समय का ब्यौरा होता है। आप पंचांग आप देखते भी होंगे कि ग्रह नक्षत्र वगैरह उसमें, कि लगन कब है, शादी का मुहूर्त कब है, ये सब। तो वो पंचांग, उसमें क्या होता है ना कि जो आने वाला समय है उसका पूर्वानुमान करके पंचांग बनाया जाता है, और जो बीता हुआ वर्ष है उसके बारे में जो जानकारियाँ दी जाती है वो किस में दी जाती है? वार्षिकी में। ठीक है। इसका उद्देश्य एक निश्चित वर्ष में एक निश्चित राजनैतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक आदि घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करना है।
अब वार्षिकी का आप एग्जाम्पल देखिए, बहुत फेमस किताब है यूरोपा, यूरोपा ईयर बुक, बहुत ही ज़्यादा फेमस फेमस किताब है ये, यूरोपा ईयर बुक। हु इज़ हु, इंटरनेशनल ईयर बुक एंड स्टेट्समैन, हु इज़ हु, स्टैटिस्टिकल, बहुत सारी हैं, इंडिया करके भी मनोरमा आती है हमारी, मनोरमा, इंडिया, ये सब क्या है हमारी वार्षिकी है, ठीक है। बहुत सारे विश्वकोश जो इंसाइक्लोपीडिया हैं उनके पूरक का प्रकाशन भी क्या वार्षिकी के रूप में किया जाता है, यानी कि ईयर बुक के रूप में किया जाता है। और ये तो आप समझ ही गए कि पंचांग किसे कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा पंचांग का, एस्ट्रोनॉमिकल अलमांस, ठीक है। वार्षिकी एवं पंचांग यह भी एक रेफरेंस बुक का उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। वार्षिकी तो लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ईयर बुक जब आप ज्वाइन करेंगे लाइब्रेरी तो आपको पता चलेगा। खैर आजकल तो कंप्यूटर, तो वहाँ पे भी आप ऑनलाइन फॉर्म में ही वार्षिकी और ईयर बुक को देखते हो। देखो आप कहोगे कि सब कुछ तो आजकल इंटरनेट पे उपलब्ध है, फिर हम ये बुक्स वगैरह क्यों ये करते हैं। गूगल कोई क्या बोलते हैं विश्वसनीय स्रोत आप उसको नहीं मान सकते हैं, ठीक है। जब कोई प्रकाशन, कोई पब्लिशर किसी चीज़ को पब्लिश करता है, वो बहुत सारी चीज़ों से हो के गुजरता है, बहुत सारे मतलब आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि उसमें कोई गलती वगैरह तो नहीं है, जिसको प्रूफ रीडिंग वगैरह करके। तो क्या है ना कि अगर आप एक एज ए लाइब्रेरियन आप किसी को ऐसे गूगल से देख के जानकारी नहीं दे सकते हो, आपको चाहिए कि आपका संदर्भ ग्रंथ क्या है, आप कहाँ से इस जानकारी को उठा के ला रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपसे कोई कुछ मांगेगा तो आप उसमें लिख सकते हो कि हाँ वार्षिकी के द्वारा, कि मनोरमा बुक किताब के द्वारा मैंने ये जानकारी प्रदान की, या जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह हैं आप उससे जानकारी उनको दोगे। ऐसा नहीं कि आपने गूगल पर टाइप किया या चैट जीपीटी पर टाइप किया और कुछ आपके पास आंसर्स आ गए और आप उसको फैक्ट नहीं दे सकते हो, क्योंकि एज अ लाइब्रेरियन आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं कि आप सही सूचना सही व्यक्ति तक पहुँचाएँ। तो इसीलिए ये सब संदर्भ ग्रंथ जो है इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वार्षिकी एवं पंचांग हमने देखा अभी। वार्षिकी में पिछली घटनाओं का वर्णन होता है और पंचांग में आने वाले समय का पूर्वालोकन किया जाता है। फिर है हमारा मानक एवं एकस्व, ये मैंने पहले भी थोड़ा बताया हुआ है आपको, मानक एवं एकस्व, स्टैंडर्ड्स एंड पेटेंट्स, स्टैंडर्ड्स एंड पेटेंट्स। स्टैंडर्ड्स जो होता है वो विभिन्न उत्पादों में एक रूपता लाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग ना जिस इकोनॉमी में रह रहे हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है। अगर एक वस्तु जो है वो ठीक है बहुत ज़्यादा ही इन्फीरियर होगी दूसरे वस्तु से और वो प्राइस भी बहुत कम रखेगी मान लीजिए, तो क्या होगा ना कि मार्केट को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। कि एक बहुत ही चीप, कोई बहुत ही ख़राब सामान बना के उसे बहुत ही चीप में बेच रहा है, ठीक है, और कोई अच्छी क्वालिटी का सामान जो है थोड़ा सा महंगा बेच रहा है, तो ऑब्वियसली लोग क्या होगा ना कि जो थोड़ा सस्ता होगा उसे खरीदेंगे। लेकिन उससे क्या होता है ना कि मार्केट में जो है ना वो एक रूपता नहीं रह जाती है। तो इस वजह से कुछ स्टैंड, और वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके, अगर मान लो आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीद रहे हो, ठीक है, और उसमें आपकी सुरक्षा से ही समझौता कर लिया गया, आईएसआई मार्क्स का वो नहीं बनाया गया। अब जा रहे हो आपने स्विच दिया और आपको करंट लग गया, ठीक है, थोड़े मतलब कम में तो आपने लिया, लेकिन क्या हुआ ना ये आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो गया। तो इसीलिए सरकार क्या करती है ना, स्टैंडर्ड्स जारी करती है। चाहे खाने का सामान हो वो एग्रो, उस पर हॉलमार्क लगा होना चाहिए, या फिर आप बिजली का सामान खरीदते हैं तो आईएसआई मार्क होना चाहिए, आप सोना खरीदते हो उस पर मार्क होना, मतलब वो भी स्टैंडर्ड के अनुरूप होना चाहिए। तो हर जो भी वस्तु कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उपभोक्ता जिन भी वस्तुओं का उपभोग करता है, उसके लिए सरकार द्वारा एक मानक निर्धारित किया जाता है। हर देश के लिए अलग अलग मानक होते हैं। आप कोई भी चॉकलेट, मान लो आप किटकैट इंडिया का खाओ, किटकैट आप बाहर की कंट्री का खाओ, आपको बहुत टेस्ट में डिफरेंस लगेगा, ठीक है, हर जगह का अलग अलग होता है। डव शैम्पू आप इंडिया का यूज़ करो, डव शैम्पू आप यूएस का यूज़ करो, दोनों में
बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि हर कंट्री जो है वो अपने अपने सिटीजन्स के हिसाब से, अपने अपने रूल्स के हिसाब से स्टैंडर्ड्स को तय करती है, ठीक है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट द्वारा जो भी मानक तय किया जाता है, स्टैंडर्ड्स तय किया जाता है उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का, ताकि क्या हो, हर वस्तु में एक रूपता बनी रहे, ठीक है। और एकस्व मैंने आपको बताया था पेटेंट्स कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ का इन्वेंशन करता है, ठीक है, या इनोवेशन करता है, इन्वेंशन करता है या इनोवेशन करता है। इन्वेंशन का अर्थ होता है आविष्कार करना, और इनोवेशन का अर्थ होता है कि उसी मतलब कोई चीज़ पहले से खोजी गई है उसमें नई नई चीज़ों को जोड़ना, तो उसको हम कहते हैं इनोवेशन। तो क्या होता है ना कि वो एक निश्चित समय के लिए उस वस्तु का अधिकार सरकार और उसके बीच में वो एक तरह का सौदा कह सकते हैं कि समझौता होता है कि आपने इस वस्तु का आविष्कार किया है, चलो अब इतने साल तक जो है वो आपके लिए वो पेटेंट हो जाता है, मतलब आप ही इसको यूज़ कर सकते हो, और अगर किसी और को यूज़ भी करना है तो वो उससे खरीदेगी उस चीज़ को, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एक असु, जैसे कि किताबें वगैरह भी पेटेंट करवाई जाती है। किताब के संदर्भ में दूसरा शब्द आता है, लेकिन पेटेंट इसी को हम कहते हैं कि कोई वस्तु अगर इन्वेंशन या इनोवेशन हो रही है तो उस व्यक्ति और जिसने उसे इन्वेंट किया है और सरकार के बीच में एक समझौता होता है कुछ वर्षों के लिए, जिसको हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति को उस वस्तु का तब तक उतने साल के लिए स्वामित्व दे दिया जाता है। अब आप कहोगे कि हमेशा के लिए क्यों नहीं दिया जाता है? इन्वेंशन इनोवेशन होती ही है कि आप पब्लिक की सेवा करो। अब हमेशा के लिए कोई एक व्यक्ति ही उसको पेटेंट करवा ले और फिर उसे मनमानी मर्जी पे वो बेचे, मोनोपोली चलाए अपनी, तो ये भी मार्केट के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत आगे की बात है, अब बस एकस्व और मानक क्या होता है ये आपने जान लिया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अभी अनुसंधान की इसका हम एक देखेंगे, द क्विक इंडेक्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, BIS हैंडबुक। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, BIS हैंडबुक स्टैंडर्ड्स का, BIS हैंडबुक, ठीक है। और मैंने आपको प्राथमिक स्रोत जब पढ़ाया था ना, तो आपको बताया था कि मानक और एकस्व जो होते हैं वो प्राथमिक स्रोत के उदाहरण होते हैं, ठीक है। इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट्स फटाफट से। तो अब आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जब आपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोत पढ़ा, अभी आपने संदर्भ ग्रंथों को पढ़ा, सबके एग्जाम्पल्स को देखा, तो आप ना धीरे धीरे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि प्राथमिक स्रोत में अच्छा ये इसका एग्जाम्पल था। तो इस तरह से जब आप MCQ वगैरह करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि हर चैप्टर के बाद MCQ करवाने के लिए, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ करवाने का, क्वेश्चंस थोड़ा प्रोसेस में है अभी बनने का। हर चैप्टर के बाद MCQ करवाना उसका संभव नहीं है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि पहले आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा समझ लो, ठीक है, ताकि अगर एग्ज़ाम अचानक भी आ जाए तो कम से कम आपके पास आपका पढ़ा हुआ हो। MCQ तो आप कोई भी बुक लोगे और उससे आप, अगर आपने पढ़ा है तो आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो बन ही जाएंगे। अगर आपने ये क्लास किया है तो अगर 100 क्वेश्चन है तो लगभग 80-85 तक आपके बन जाने चाहिए, अगर आपने ध्यान से इस क्लास को किया है तो। और MCQ मैं कोशिश करूँगी कि मैं अगले मंथ के फर्स्ट वीक के बाद से स्टार्ट करवाऊँ MCQ करवाना। अभी MCQ वगैरह के पीछे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, अभी जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो करते हैं, क्योंकि देखिए लाइब्रेरी साइंस ना बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। आपने भले ही BLIS और MLIS कर लिया है, ठीक है, लेकिन आपने जब पहली बार उसमें एडमिशन लिया होगा और आपने जब कोर्स पलटा होगा ना तो आपको लगा होगा कि अरे ये क्या है। हर सब्जेक्ट जो होता है ना, आदमी बचपन से कुछ ना कुछ पढ़ता आ रहा होता है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस ना बिल्कुल ही नया है। आपको खुद नहीं पता होगा जब आपने एडमिशन लिया होगा, अच्छा लाइब्रेरी साइंस में भी इतना कुछ है पढ़ने के लिए। लेकिन आज के डेट में जब आपने आज आप 14th क्लास पे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने सोचा होगा बहुत सारा। तो वही चीज़ होती है कि एक नया सब्जेक्ट है, हम जल्दबाजी नहीं करते हैं कि चलो पहले क्वेश्चंस ही बनाना है। GK GS तो ये है नहीं कि पहले का पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेकेंड क्लास का, या फिर 11th 12th में भी हमने पढ़ा हुआ है, मैथ्स भी नहीं है, ये प्योरली एक अलग ही सब्जेक्ट है। तो इसके MCQs करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम इसके कोर कॉन्सेप्ट को जानें। तो इसीलिए हम सब लोग अभी पहले कोर कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करते हैं, और जैसे आप किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट जान लेते हो ना, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है, वही जब आप ये नहीं जानोगे तो क्या होगा ना, आप क्वेश्चन रटोगे और उसमें ना कन्फ्यूज़न की संभावना होती है। आपको जब चीज़ें समझ नहीं आती है ना तो वो मेमोराइज़ करना भी मुश्किल होता है थोड़ा सा, ठीक है।
तो इसीलिए पहले हम कोर कॉन्सेप्ट को जानते हैं, फिर मैं पूरा ट्राई करूँगी आप लोगों को MCQ करवाने का नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक से। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं MCQ वगैरह पे नहीं ध्यान देते हुए कोर कॉन्सेप्ट की तरफ। बिब्लियोग्राफिकल सोर्सेस, जीवन चरित स्रोत, ये भी रेफरेंस ग्रंथ का एक उदाहरण है। बायोग्राफिकल, सॉरी बिब्लियोग्राफिकल मैंने गलती से कह दिया था, बायोग्राफिकल सोर्सेस। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें किसी व्यक्ति से संबंधित, व्यक्ति अब किसी का भी तो नहीं छाप देंगे ना, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित सारी की सारी घटनाएं उसके जीवन में, कि उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, स्कूलिंग वगैरह कहाँ हुई उसकी, उसके माता पिता कौन थे, कब कब उसने लाइफ में कुछ सब बहुत ज़्यादा अचीवमेंट वाली चीज़ें की है। ठीक है, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी होती है, वो क्या कहलाता है? जीवन चरित स्रोत। जैसे कि लोकसभा से मेंबर्स का एक हर 5 साल में जैसे कि सदस्य चेंज होते हैं तो एक बुक निकलती है। ठीक है, हु इज़ हु करके भी एक बुक आती है, जिसमें कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हम नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है, हमारे राज्य के CM हैं, उनके बारे में जीवन चरित स्रोत आएगा, तो क्या होगा कि उनके बारे में सारी जानकारियाँ, जो भी उन्होंने लाइफ में मुख्य चीज़ें अचीव की होंगी, कितने बार वो CM बने, कितने बार वो विधायक रहे, ठीक है, ये सारी चीज़ें, उनका जन्म कब हुआ, स्कूलिंग कहाँ से हुई, उन्होंने JP के आंदोलन में क्या योगदान दिया, जितनी भी उनके लाइफ से रिलेटेड चीज़ें वो जीवन चरित स्रोत में हमें मिल जाएंगी। ठीक है, उसी तरह से हर जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बारे में एक मान लीजिए कि अब किसी हमने प्लेयर का जीवन चरित्र स्रोत बनाया, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर का, इंडियन क्रिकेट टीम में जो भी हैं, तो वो हर प्लेयर के बारे में एक आध पेज जो है वो जानकारी दी रहेगी उस किताब में। अगर मान लीजिए MLAs के बारे में है तो एक मान लीजिए कि अभी 20-25 का चुनाव था, तो 2020 से 25 तक में जो भी विधायक रहे उनके बारे में किताब छपेगी, 1-2 पेज हर विधायक के बारे में रहेगा उसमें, कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी कब वो विधायक बने पहली बार, उनका विधानसभा क्षेत्र क्या रहा, इन सब चीज़ों की जानकारी होती है। और ये सब ना बहुत ऑथेंटिक स्रोत माने जाते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड, तो इसको हम कहते हैं जीवन चरित स्रोत। और पुस्तकालय में जीवन चरित स्रोत का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन चरित स्रोत के बाद इंडिया हु इज़ हु एक जीवन चरित्र का स्रोत का उदाहरण है। इंडिया लिख लीजिएगा, इंडिया हु इज़ हु। ठीक है, कौन कौन है, कह सकते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं ना खाद्य मंत्री को कि ये मंत्री कौन है, उद्योग मंत्री कौन है, इसी तरह से ये किताबें आती है। और सिर्फ मंत्रियों के बारे में नहीं, वो आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को उसमें देख सकते हैं। अब संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन हेतु मापदंड। संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन हेतु मापदंड। आप जब एक लाइब्रेरियन बनते हैं ना, तो आपका काम सिर्फ ये नहीं रहता है कि लोग आए तो आप उनको बस बुक दें, बुक इशू करें, ये सिर्फ काम नहीं होता है। एज ए लाइब्रेरियन पूरा का पूरा जो लाइब्रेरी का प्रोसेस होता है, किताब की खरीद से लेके उसका टेक्निकल सेक्शन से लेके पाठक तक पहुंचाने का, ये सारा ही प्रोसेस एक लाइब्रेरियन का है। तो संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन हेतु मापदंड, हमें क्यों मूल्यांकन करना है संदर्भ ग्रंथों का? क्योंकि हमें उसकी खरीद करनी है, हमें उसे पाठक को देना है। जो संदर्भ ग्रंथ होते हैं ना, बहुत कॉस्टली आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं संदर्भ ग्रंथ, तो उनका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इकोनॉमिकली भी, कि आप ऐसे तो पैसे खर्च नहीं कर सकते ना किसी भी चीज़ पे, बजट होता है हर चीज़ का। तो आप जो चीज़ पे बजट अपना खर्च कर रहे हो वो आपके लाइब्रेरी के लिए उपयोगी है भी या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। हर लाइब्रेरी के लिए अलग अलग संदर्भ ग्रंथ की उपयोगिता हो सकती है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का अगर कोई लाइब्रेरी है तो वहाँ पे ज्योग्राफिकल जो गाइड बुक्स वगैरह होंगी उनका ज़्यादा महत्व होगा। अगर कोई लेजिस्लेचर से रिलेटेड है तो उनके लिए लेजिस्लेटिव रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज़ के रेफरेंस बुक्स होंगे उनका ज़्यादा महत्व होगा। अगर कोई लॉ से रिलेटेड लाइब्रेरी है तो वहाँ पे उन चीज़ों का महत्व होगा, ठीक है।
तो उस हिसाब से हमें खरीद करनी पड़ती है अपने लाइब्रेरी के अनुरूप। तो हमें कुछ चीज़ें जो है ना वो देखनी होती है, ठीक है, संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन हेतु। तो जिसमें सबसे पहला है उद्देश्य, जो मैंने आपको समझाया, पर्पस, ठीक है, कि उसका पर्पस क्या है। ये जो संदर्भ ग्रंथ हम खरीदेंगे, मान लीजिए कि हम कोई भी ईयर बुक खरीद रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, कौन आएगा मेरे पास उसको मांगने के लिए, कौन उससे जानकारी लेना चाहेगा। तो हमें अपने लाइब्रेरी का उद्देश्य हमें पता होना चाहिए संदर्भ ग्रंथ को खरीदने का, कि ये जो संदर्भ ग्रंथ का खरीदने का क्या उद्देश्य है, ठीक है। हर अलग अलग लाइब्रेरी के लिए अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता। प्रामाणिकता, प्रामाणिकता एंड विश्वसनीयता, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो मैंने अभी गूगल का आपको एग्जाम्पल दिया कि आप गूगल से इंफॉर्मेशन लेके क्यों किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारे संदर्भ ग्रंथ होते हैं वो बहुत ही प्रामाणिक और ऑथेंटिक होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ऑथेंटिक, तो हमेशा ऐसे पब्लिशर का खरीदना चाहिए हमें रेफरेंस बुक की जो प्रामाणिक हो और विश्वसनीय हो। वो वेग जानकारी ना दी हो, उन्होंने कहीं से ऐसे इकट्ठा करके कोई जानकारी नहीं दे दी हो, उन्होंने उस पर रिसर्च किया हो, प्रूफ रीडिंग करी हो उसकी, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से, प्राइमरी सोर्सेज से उन्होंने इकट्ठा किया हो सारा डेटा को और तब संकलन करके, यानी वो प्रामाणिक हो और विश्वसनीय हो। तो ये दूसरा मापदंड है। तीसरा है क्षेत्र, ठीक है, कि उस किसी भी संदर्भ ग्रंथ के लिए जो स्कोप, क्षेत्र को बोलेंगे स्कोप, उसका क्षेत्र क्या है, इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो संदर्भ ग्रंथ है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। इसकी जानकारी, जैसे अगर आप कोई डिक्शनरी ही खरीद रहे हो, अगर मान लो कि आप मेडिकल फील्ड में हो, ठीक है, मेडिकल से एम्स की कोई लाइब्रेरी है, तो अगर आप वहाँ पे जाके इकोनॉमिक्स का डिक्शनरी रख दोगे तो नहीं यूज़फुल होगा वो, ठीक है। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि वो मेडिकल साइंस का डिक्शनरी वहाँ पे रखा जाए, यानी कि उसका स्कोप क्या है, अगर हम जो डिक्शनरी रख रहे हैं उसका क्षेत्र क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है आरूप, आरूप, फॉर्मेट, फॉर्मेट। कहते हैं ना कि खाना को देख के खाने का मन करता है, कि अगर खाना कोई दिखने में बहुत टेम्पटिंग होता है तो हम उसको खाते हैं। तो यही ना सेम चीज़ किताबों के साथ भी होती है। अगर आपको ऐसे ही बिल्कुल प्रिंटिंग अच्छी नहीं हो, उसके पेजेस अच्छे नहीं हो, उसका कवर अच्छा नहीं हो, तो आपको ना ऐसे पढ़ने का मन नहीं करेगा उन किताबों को। तो आरूप वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है। तो फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि वो दिखने में कैसा लग रहा है, ठीक है, उसके हार्ड बॉन्डिंग कवर वगैरह है कि नहीं, क्योंकि ये लंबे समय तक हम उसको स्टोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए कि उसका फॉर्मेट क्या है, वो पढ़ने में सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ने में उसे दिक्कत हो रही है, उसके फॉन्ट्स कैसे हैं, साइज़ मतलब फॉन्ट्स मतलब साइज़ जो होता है अक्षरों का वो कैसा है, पेजेस कैसे यूज़ किए गए हैं, ये वगैरह, ठीक है, आरूप। इसके बाद आएगा अद्यतनता, अद्यतनता, अप टू डेट, अप टू डेट, कि कितना अद्यतन है। हर दिन कुछ ना कुछ हर क्षेत्र में रिसर्च हो रहा है, हर दिन, ठीक है। तो इसीलिए रेफरेंस बुक ऐसा नहीं हो कि हम बहुत पुरानी खरीद लें। रेफरेंस बुक अद्यतन, सबसे अद्यतन हमेशा खरीदना चाहिए। जब भी हम रेफरेंस बुक की खरीद करेंगे तो वो अद्यतन करेंगे, यानी कि जो सबसे अप टू डेट होगा उस वर्जन का। मान लीजिए कि हम वार्षिकी खरीद रहे हैं, इंडिया वार्षिकी खरीद रहे हैं, अगर हम अभी 2025 में जाके 2023 का वार्षिकी खरीदे तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। हो सकता है वो आप उसको रखने के लिए धरोहर के रूप में, वो ठीक है कि लाइब्रेरी में कभी आए कोई पूछने के लिए कि उसमें क्या हुआ था तो आप ढूंढ के दे सकते हैं, लेकिन अद्यतन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा जो सबसे अप टू डेट वर्जन है उसी की खरीद करनी चाहिए, ठीक है। फिर है मूल्य, मूल्य का मतलब है प्राइस। अभी मैंने बताया हर पुस्तकालय का अपना अपना बजट होता है, ठीक है, हर पुस्तकालय का अपना अपना बजट होता है। अब एक जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो बजट है वो एक स्कूल लाइब्रेरी का तो नहीं हो सकता है कभी भी। तो अपने बजट के हिसाब से हर लाइब्रेरी को अपने रेफरेंस बुक जो उसकी ज़रूरत है उसका मूल्य भी देखना चाहिए। मूल्य बहुत बड़ा एक कारक होता है, क्योंकि बजटिंग में बजट हमेशा मतलब एक दे दिया जाता है, ठीक है,
कि इतने पैसे, अब बजट आप समझते हैं ना कि किसी आगामी वर्ष में खर्च करने के लिए जो पैसे सरकार द्वारा दिए जाते हैं विभागों को, वो उसको कहा जाता है बजट। ठीक है, आगामी वर्ष, आने वाले वर्ष में कि हमने बजटिंग कर दी कि आपके विभाग को इतना मिलेगा, आपके विभाग को इतना मिलेगा। ठीक है, तो उसमें मूल्य एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन, ठीक है, यानी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, देखिए अरेंजमेंट क्या होता है कि उस रेफरेंस बुक का अरेंजमेंट, व्यवस्थापन कैसे किया। दो तरह का मैंने आपको व्यवस्थापन बताया था। फर्स्ट था अल्फ़ाबेटिकली और सेकंड था क्लासिफाइड। ओके, यानी कि एक तो था वर्णात्मक, जो कि पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, डिक्शनरी टाइप में था, और एक था क्लासिफाइड यानी कि सब्जेक्ट वाइज था। तो मान लीजिए कि अब डिक्शनरी है, कोई भी इंसाइक्लोपीडिया है, तो वो क्या है, हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया है, वर्णात्मक रूप से दे दिया गया। ठीक है, तो वो देखना चाहिए कि वो वर्णात्मक है कि नहीं। अब मान लीजिए ईयर बुक है तो उसे क्लासिफाइड रूप में दे दिया गया। ठीक है, कि वो हर क्षेत्र से, साहित्य से रिलेटेड जो है ये खोजे हुई, फिर खेल कूद से रिलेटेड ये हुई, राजनीतिक क्षेत्र में ये हुई। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, उसे व्यवस्थापन किया जाता है, उनका अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, और पुस्तकालयों में उपयोग, जो मैं तब से आपको बता रही हूँ, पुस्तकालयों में उपयोग कि उनका यूज़ क्या है आपकी लाइब्रेरी में, आपकी लाइब्रेरी में उन संदर्भ ग्रंथों का यूज़ क्या है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो मूल्यांकन है तो आपने देख लिया कि क्या क्या संदर्भ ग्रंथ का मापदंड है। उद्देश्य होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, स्कोप क्या है उसका कि किस क्षेत्र से रिलेटेड है, फॉर्मेट क्या है, अप टू डेट है कि नहीं, प्राइस हमारे बजट में है कि नहीं। हम अपने घर में भी बजटिंग करते हैं ना, कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हम देखते हैं कि अच्छा हमारी सैलरी ये है, हम इस कपड़ों पे इतना खर्च कर सकते हैं, राशन पे इतना खर्च कर सकते हैं, तो चलो उसमें हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सेम चीज़ हर जगह बजटिंग वैसे ही होती है, चाहे गवर्नमेंट करे, घर में करे, कोई भी बजटिंग करे तो वही होता है। तो मूल्य अपने बजट के हिसाब से, फिर व्यवस्थापन, अरेंजमेंट होना चाहिए, क्लासिफाइड, अल्फ़ाबेटिकल, जो भी है, पुस्तकालयों में उनका क्या उपयोग है ये। ठीक है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। तो इस तरह से हमने देखा संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं, सूचना के विभिन्न स्रोत क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हमने देखा था, और सर्विसेज क्या है जिसमें हमने ट्रांसलेशन सर्विसेज देखा था, एब्स्ट्रैक्टिंग देखी थी, रेप्रोग्राफी देखा था हमने। ठीक है, तो वो सारी क्या थी, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे पाठक को। ठीक है, जिनसे पुस्तकालय में जिस तरह की भी सर्विसेज हम पाठकों को प्रोवाइड कर रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन, वो रेफरेंस सर्विसेज थी। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा रेफरेंस ग्रंथ क्या होता है, और अंततः मूल्यांकन, किसी रेफरेंस बुक को खरीदने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, और अगले क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।